नमस्कार। हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपके सामने रख देते हैं। बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी की है। अमरावती से नवनीत राणा को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने, जबकि चित्रदुर्ग से गोविंद करजोल को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के अब तक 407 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। कई के टिकट कट चुके हैं। तकरीबन 101 उम्मीदवारों के टिकट अब तक कट चुके हैं और दूसरे दलों से आए नेताओं को भी टिकट दिया गया है। छठी लिस्ट तक किसे मिला, किसका कटा टिकट और कैसे कुछ घंटे पहले शामिल हुए नेता पा गए टिकट, पूरा विश्लेषण देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री का धुआंधार प्रचार और उम्मीदवारों के लिए मैराथन बैठकों के बीच बीजेपी ने अब तक 6 लिस्ट जारी कर दी हैं। बाकी दलों से उम्मीदवार घोषित करने में बीजेपी काफी आगे दिख रही है। अब तक 405 लोकसभा सीटों पर उसने उम्मीदवार तय किए हैं। कई दिग्गजों के टिकट कटे हैं, तो वहीं दूसरे दलों से आने वालों को भी टिकट मिला है। पार्टी ने जिन 405 सीटों पर अपने उम्मीदवार अब तक घोषित किए हैं, उनमें 291 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। इन सांसदों में पार्टी ने 101 सांसदों का टिकट काट दिया है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 34% मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। 2019 में बीजेपी ने अपने 282 सांसदों में से 119 सांसदों के टिकट काटे थे। उस वक्त आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी ने 42% सांसदों को दोबारा मैदान में नहीं उतारा था। बीजेपी ने बहुत पहले से तैयारी शुरू जो की थी और ये साबित हो गया है कि बीजेपी अपने सीटों को डिक्लेयर करने में एक तरह से, मैं एनडीए ही कहूं तो काफी आगे है। और बाकी अभी इंडिया अलायंस में तो अभी भी वो पल पल एक खींचतान चल रही है, कई सीटों पर फंसा हुआ है। तो मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल सही है, अब पूरी तैयारी है। बीजेपी 435 सीटों पे लड़ी थी। इस बार हो सकता है कुछ और सीटों पे लड़े, क्योंकि महाराष्ट्र में बात है कि वो कुछ और सीटों पे लड़ सकती है। पंजाब में अलायंस टूट चुका है, वहां पे ज्यादा सीटों पे लड़ेगी। और तमिलनाडु में भी एक नया अलायंस है जहां पे वो ज्यादा सीटों पे लड़ सकती है। तो इस बार 450 से लेके 475 सीटों तक बीजेपी जो है वो चुनाव लड़ सकती है। उसके हिसाब से लगभग 85 से 90% जो है उसने अपने सीटों की जो घोषणा है वो कर दी है। मेरे ख्याल से ये जरूरी नहीं है कि कितने कैंडिडेट्स उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं। ये ज्यादा जरूरी है कि कितनों को नहीं अनाउंस किया है। और ऐसी कई सीटें हैं जहां पर कि उन्होंने अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। ये दूर दराज की सीटें भी हैं, जैसे झारखंड में चतरा, और आसपास की सीटें भी हैं कई, जिनमें कि कोई कैंडिडेट अभी निर्णय नहीं हुआ है अभी उसका। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इतने सीटों को अनाउंस करने के बावजूद कुछ सीटें ऐसी हैं जो पेचीदा हो सकती हैं। इस बार उस हिसाब से कई सांसदों के लिए राहत की बात है कि उन्हें टिकट मिल गया है। कई ऐसे सांसद हैं जो तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। बात लिस्ट की करें तो मंगलवार को बीजेपी ने छठी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 3 नाम थे। राजस्थान के करौली धौलपुर से इंदु देवी जाटव, दौसा से कन्हैयालाल मीणा और इनर मणिपुर से थोना ओजस बसंत कुमार। दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों सीटों पर बीजेपी ने नए उम्मीदवार उतारे हैं। मणिपुर इनर से केंद्रीय मंत्री राजकुमार का टिकट काट दिया गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी की 5वीं लिस्ट की है। उस लिस्ट में 111 उम्मीदवारों के नामों की पार्टी ने घोषणा की और कई दिग्गजों का टिकट कट गया। वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट नहीं मिला, जनरल वीके सिंह को गाजियाबाद से टिकट नहीं मिला, वहीं अश्विनी चौबे का बिहार के बक्सर से टिकट कट गया। इनमें वीके सिंह और अश्विनी चौबे तो केंद्रीय मंत्री थे। बयानों को लेकर विवादों में रहे अनंत कुमार हेगड़े का भी टिकट कट गया। ये माना जा रहा है कि वरुण गांधी को पार्टी लाइन से हटकर बयान देने की वजह से टिकट नहीं दिया गया। उन्हें टिकट देने की पेशकश अब दूसरे दल कर रहे हैं, लेकिन वरुण गांधी ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वो क्या करेंगे। वो किसी दूसरे दल से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय, या फिर लड़ेंगे ही नहीं, इस पर वरुण गांधी की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है।
उधर जनरल वीके सिंह रिकॉर्ड वोटों से गाजियाबाद का चुनाव जीते थे। गाजियाबाद बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसके बावजूद जनरल वीके सिंह का टिकट कट गया। पार्टी के सूत्र कहते हैं कि कार्यकर्ताओं से उनकी दूरी उन्हें भारी पड़ी है। अब इस सीट से अतुल गर्ग बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। बक्सर सीट पर बीजेपी का लंबे समय से कब्जा रहा है। यहां पहले लालमुनि चौबे और फिर अश्विनी चौबे सांसद रहे। अब पार्टी ने यहां बदलाव कर मिथिलेश तिवारी को मैदान में उतारा है। मिथिलेश तिवारी की माने तो पार्टी ने अश्विनी चौबे के लिए कुछ और जिम्मेदारी के बारे में सोचा होगा, इसलिए उन्हें टिकट नहीं दिया गया। 5वीं लिस्ट में बीजेपी ने जिन बड़े चेहरों को उतारा है, उनके बारे में भी जानना जरूरी है। टिकट कटने की चर्चाओं के बीच आखिरकार मेनका गांधी को सुल्तानपुर से फिर टिकट मिल गया। ओडिशा की पूरी सीट से एक बार फिर संबित पात्रा किस्मत आजमाएंगे, जबकि धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा के संबलपुर से मौका दिया गया है। बीजेपी ने अब तक जिन 101 सांसदों के टिकट काटे हैं, उनमें दिल्ली में 7 में से 6 सांसद शामिल हैं। कर्नाटक में 25 में से 12 सांसद और उत्तराखंड में 5 में से 2 सांसदों का टिकट कटा है। राजस्थान में 8 सांसदों का टिकट कटा, इनमें 3 विधायक बन चुके हैं। असम में 9 सांसदों में से 5 और गुजरात में 26 में से 15 सांसदों का टिकट कटा। झारखंड में 11 में से 5 सांसदों को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। हरियाणा में 3 सांसदों के टिकट काटे गए, इनमें एक मुख्यमंत्री बन चुके हैं और एक कांग्रेस में जा चुके हैं। ओडिशा में 4 और बिहार में 3 सांसदों को पार्टी ने रिपीट नहीं किया है। बीजेपी ने जहां अपने कई मौजूदा सांसदों के टिकट काटे, तो वहीं दूसरे दलों से आए कई नेताओं को भी टिकट देने में तरजीह दी। बीएसपी से आए रितेश पांडे को टिकट मिला। रितेश पांडे को अंबेडकर नगर से मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस से आई गीता कोड़ा को टिकट मिला है। गीता कोड़ा चाईबासा से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस से आए नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। टिकट की घोषणा से सिर्फ आधे घंटे पहले नवीन जिंदल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आई पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को बीजेपी ने दुमका से टिकट दिया है। पार्टी है और इसमें कोई बीजेपी अलग नहीं। एक सिंपल बात समझिए, चुनावी राजनीति एक ऐसी चीज होती है जहां बहुत नैतिकता के पैमाने और सारी चीजों को हम आप सोचते रहे कोई मायने होता नहीं है, क्योंकि राजनीतिक सत्ता की कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं कि कुछ एक चीजों से आपको समझौता करना पड़ता है। दूसरी बात, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई कहने को कुछ भी कहे, सच ये है कि विनेबिलिटी इज द ओनली क्राइटेरिया। कि विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है और किसी भी उम्मीदवार को जो वोट मिलता है किसी भी चुनाव में, वो 3 तरह का वोट मिलता है। एक होता है पार्टी सिंबल का, यानी हार्डकोर आइडियोलॉजिकल वोटर, तो कोई भी खड़ा हो उसी को वोट करेगा। दूसरा होता है लीडरशिप का, जो मोदी, अमित शाह या और किसी के नाम पे मिलता है। और तीसरा वोट जो मिलता है वो खुद के कैंडिडेट के इमेज और कामकाज के ऊपर मिलता है। कई और नाम हैं जो दूसरे दलों से आए और उन्हें बीजेपी ने टिकट दे दिया। बीजेपी ने कई उन सांसदों को भी लोकसभा के चुनाव में उतारा है जो अब तक राज्यसभा से जीत कर आ रहे थे और सरकार में मंत्री भी बने। इनमें पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मांडविया के नाम अहम हैं। महिलाओं को टिकट देने को लेकर हर दल बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन 33% उम्मीदवार अभी तक शायद ही किसी पार्टी ने बनाए होंगे। बीजेपी की अब तक की लिस्ट में 66 महिला उम्मीदवार हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में 28 महिलाओं को टिकट मिले, दूसरी में 15, चौथी लिस्ट में 2 महिलाएं थीं, 5वीं लिस्ट में 20 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया और 6ठी लिस्ट में 1 महिला उम्मीदवार है। बहुसंख्यक महिलाओं को जो बेचारी मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के आती हैं, आप देखिए उनको मोदी जी ने इज्जत घर से लेकर रसोई घर दोनों दिया है और रसोई घर में राशन भी दिया है। तो महिला सशक्तिकरण जब भी कोई मौका मिला है उन्होंने इसके लिए काम किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के ये वुमेन रिजर्वेशन बिल, जितनी भी चीजें हैं, और जब भी मौका मिलता है, जैसे देखिए अभी आप उन्होंने संदेश खाली में किसको टिकट दिया है, उसको मातृशक्ति का नाम दिया है उन्होंने, बहुत सारी चीजें। तो मेरा ये कहना है कि महिलाएं
बहुत बड़ा मोदी की सफलता में, बीजेपी की सफलता में, एनडीए की सफलता में महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। महिला मतदाता आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट वोट बैंक है। 12 राज्यों में पुरुषों की संख्या में ज्यादा महिला मतदाता है। 2019 में महिला मतदाताओं का टर्नआउट यानी वोटिंग परसेंटेज भी पुरुषों से थोड़ा अधिक था। तो महिलाएं जो है वो इंक्रीजिंगली किंग मेकर का रोल प्ले कर रही हैं चुनावों में, और इसलिए मुझे लगता है महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भाजपा जो है वो 50 से ज्यादा टिकटें उसने महिलाओं के नाम घोषित किए हैं। हालांकि ये रिजर्वेशन बिल 33% से कम है। वाले समय में बीजेपी 50 से कहीं ज्यादा महिलाओं को, अभी पूरी सीटें अनाउंस नहीं हुई हैं, जब पूरी सीटों की घोषणा होगी तो उससे ज्यादा महिलाओं को टिकट मिला जाएगा। मेरे ख्याल से ये एक तरीका है भाजपा को नई पौध खड़ा करने का। हम सबको मालूम है कि अगले चुनाव में, ये चुनाव तो निकल जाएगा, अगले चुनाव में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होगा सीटों का। हालांकि बिहार में 17 सीटों में बीजेपी ने किसी महिला उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। बीजेपी ने विवादों में रहे अपने कई सांसदों के भी टिकट काटे हैं। जिनके बयानों पर विवाद रहे और उनके टिकट कटे, उनमें बड़े नाम हैं प्रज्ञा ठाकुर, रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा, प्रताप सिम्हा और अनंत कुमार हेगड़े। इनमें कुछ को दूसरे राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारी बनाकर भेजा गया है और उनकी जगह पर उस लोकसभा सीट पर नए उम्मीदवारों को पार्टी मौका देने जा रही है। बीजेपी इस बार मिशन 370 प्लस और एनडीए के लिए 400 प्लस सीटें जीतने का प्रयास कर रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री लगातार दक्षिण भारत में जबरदस्त प्रचार अभियान में जुटे हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में बीजेपी लगभग सभी सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में ही जीत चुकी है। ऐसे में अगर 370 के पार जाना है तो उसके लिए दक्षिण भारत में बेहतर प्रदर्शन करना ही होगा। दक्षिण में भी अगर वो उसको सीमित सफलता भी मिलती है तो एक बात है कि ये माना जाएगा कि दक्षिण भारत में भी बीजेपी को उसी तरह से एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हो गया है जैसे बंगाल में हुआ था। और जैसा मैंने कहा 3 से 73, अगर एक बार 3 पहुंची बीजेपी तो बंगाल में 73 हो गई। ऐसे ही केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक में बीजेपी का तो पहले से ही है। मुझे लगता है तेलंगाना में भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और रही बात केरल और तमिलनाडु की, ये 2 स्टेट जिसको माना जाता था कि अभेद्य किला है, अब लोग ये मानने लगे हैं कि बीजेपी, मैं सीट की बात नहीं कर रहा हूं, अभी सीट पर मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन ये तो बीजेपी के विरोधी भी मानने लगे हैं कि बीजेपी वहां ज्यादा ताकतवर होकर के उभर रही है। साउथ को लेकर पॉलिसी ये है कि 2 राज्यों में उसने अलायंसेस कर ली है। एक राज्य कर्नाटक में जेडीएस के साथ अलायंस किया है, जहां पर हालांकि मजबूत है पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगता है कि कांग्रेस की सरकार वहां बनी है और उसने कुछ कुछ गारंटीज जो है वहां पे इंप्लीमेंट करी है, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पे एक एक अलायंस किया गया है। आंध्र प्रदेश में जहां पर भाजपा उतनी स्ट्रांग नहीं है, वहां पर उसने टीडीपी के साथ अलायंस किया है। तो पहली स्ट्रैटेजी है कि अलायंसेस के थ्रू ज्यादा सीटें जीती जाए। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि जैसे केरला और तमिलनाडु, यहाँ पर बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं या कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो भाजपा में कई अन्य दूसरे दलों से ज्वाइन हुए हैं और उन्हें टिकट दिया गया है। तमिलनाडु में एक नया अलायंस भी भाजपा पीएमके के साथ और एएमएमके के साथ ट्राई कर रही है। और तेलंगाना जो राज्य बचता है वहां भाजपा को लगता है कि क्योंकि यह नेशनल इलेक्शन है, हो सकता है कि बाइपोलर हो जाए, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो जाए और केसीआर की जो पार्टी है वो थोड़ी कमजोर हो जाए, तो कहीं ना कहीं एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो जाए जिसमें भाजपा को फायदा हो। बीजेपी को ये अच्छी तरह से मालूम है कि दक्षिण भारत में उसकी वो पैठ नहीं है जो कि भारत के और अन्य इलाकों में है। उदाहरण के तौर पर केरल में हालांकि बीजेपी पहले से ज्यादा पॉपुलर है और पहले से ज्यादा जानी मानी है, लेकिन सीटों का बंटवारा, सीटें कितनी मिलेंगी, इस पे एक सवालिया निशान है। उसी तरह तमिलनाडु में भी क्या होने जा रहा है ये कहना बहुत मुश्किल है। कई बड़े दलों की तुलना में सीटें तय करना बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। इसके बावजूद बीजेपी ने हर सीट पर काफी मंथन के बाद ही उम्मीदवार तय किए हैं।
वहीं विपक्ष भी हर सीट पर बीजेपी को चुनौती देने की रणनीति बनाने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबर की तरफ और रामपुर की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी में रामपुर के बाद अब मुरादाबाद सीट को लेकर आपस में ही संग्राम शुरू हो गया है। दरअसल सपा की ओर से एसटी हसन को उम्मीदवार बनाया गया था और उन्होंने पर्चा भी भर दिया था, लेकिन अब सपा ने उनका नामांकन निरस्त कर दिया है और मुरादाबाद सीट पर आजम खान ने अपनी ताकत दिखाई। एसटी हसन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नहीं होंगे, ये कहा। इसके बाद आजम खान की करीबी रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया। इधर दिल्ली के पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम मोहिमुल्ला नदवी रामपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। रामपुर के समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ें और अगर उनकी जगह कोई दूसरा चुनाव लड़ता है तो वो इसका विरोध करेंगे। तो मुरादाबाद के बाद रामपुर सीट पर भी बवाल मचा हुआ है। रामपुर में जो बाहरी उम्मीदवार है उसकी वजह से स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बगावत की बुगुल फूंक दी है। वहीं मुरादाबाद में स्थानीय सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाए जाने पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। रामपुर के बाद मुरादाबाद और मुरादाबाद के बाद रामपुर, दोनों जगहों पर बवाल। समाजवादी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।